बातें नहीं करेंगे। ए इधर सर, क्या बातें कर रहा है? हम्म, 2G दोनों का। हाँ, G और 3G, G और G/3, G और G/3। कहाँ गए थे? तबीयत खराब। कहाँ गए थे कल? हाँ, तबीयत खराब थी। हाँ आवे, मिलते हैं। एक 2m मास है और एक m मास है, ठीक है। और ये दोनों मास जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है कि इन दोनों पर लगने वाले नेट फोर्सेस जीरो होंगे। तो अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इस मास की, इस 2m मास की, तो इस 2m मास पर नीचे की तरफ लग रहा होगा 2mg। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो उस इंस्टेंट पर इस रस्सी में टेंशन भी 2mg के बराबर ही होगा, तभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। बोलो। चलो इस m मास के बारे में सोचते हैं। ये m मास पर नीचे की तरफ लग रहा होगा एक mg, साथ ही साथ क्योंकि रस्सी से जुड़ा हुआ है तो इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? 2mg, क्योंकि रस्सी में टेंशन कितना था? 2mg था। अब अगर ये मास इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नीचे की तरफ 3mg लग रहा है, तो इस पर ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स भी 3mg का लग रहा होगा। बोलो हाँ। अब जिस इंस्टेंट पर आप इस रस्सी को कट कर दोगे तो इस रस्सी में तो टेंशन बचा नहीं। तो अगर इस रस्सी में टेंशन नहीं बचा, इसका मतलब हुआ कि ये मास क्या करेगा? फ्री फॉल करेगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं रहा, सिर्फ चलाने वाला फोर्स है इसके पास। तो अगर इस मास का एक्सेलरेशन लिखोगे, एक्सेलरेशन इस मास का, तो ये हो जाएगा चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपान मास। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा तुम्हारा कितना? जी हो जाएगा। उसी समय पर इस m मास वाले का अगर एक्सेलरेशन तुम निकालने जाओगे तो इस पर नीचे की तरफ लग रहा था एक mg और एक 2mg, लेकिन अब ये 2mg खत्म हो गया है। रस्सी के साथ ही 2mg क्या हो गया? खत्म हो गया। ऊपर उस इंस्टेंट पर अभी भी तुम्हारा 3mg लग रहा होगा। बोलो हाँ। उस इंस्टेंट पर तो चलाने वाला फोर्स कौन? 3mg। रोकने वाला फोर्स कौन? mg अपान मास। बोलो क्या लिखोगे? चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपान मास। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2mg बाई m। इसने इसको मार दिया, इसका एक्सेलरेशन 2g हो जाएगा। कितने लोग आ गया था? 1 2 3 4 5 6 7 8। तेरा तो g/3 आ रहा था कृष्णा। हाँ 3g बोला था। लिखो एक और सवाल।
देखो मैंने सूडो फोर्स में शायद तुम लोग को लिफ्ट वाला केस करा दिया था, है ना? नहीं कराया था? अरे जी प्लस से जी माइनस से नहीं कराया था? कराया नहीं कराया? जी प्लस से करवा दिया था। देखो कभी भी अगर आपको एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम दे दिया जाए अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस केस में हम इसको क्या करेंगे, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, नहीं कराया था तो फिर भी देख लो, एक वेइंग स्केल पे खड़ा है। नॉर्मली जो आपकी वेइंग स्केल होती है वो क्या मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। और जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है उस केस में, यानी कि जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में ना हो, उस केस में आप लिखते हो एम जी, दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल। अब आप चाहो तो ऐसे सब सवालों को, एक्सेलरेटिंग फ्रेम वाले सवालों को, अगर आपको इक्विलिब्रियम दिखाना है तो आप चाहो तो सूडो से कर सकते हो, या उसी सूडो को एक और नाम दे दिया जाता है जिसको हम बोल देते हैं जी इफेक्टिव। मतलब कि अब जो जी था पहले वो जी नहीं रह चुका है, अब वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अगर आपका कोई फ्रेम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो उस केस में आपका जो जी इफेक्टिव हो जाता है वो जी प्लस ए हो जाता है, जिस भी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा। और अगर आपका कोई फ्रेम नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो वो उस केस में आपका जो जी इफेक्टिव हो जाता है वो जी माइनस ए हो जाता है। आप चाहो तो इसको सूडो से भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि ऊपर वाला दिखा दिया था, नीचे वाले की अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो कोई फ्रेम नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और आपको उसी फ्रेम में बैठ करके इसका एबीडी बनाना है तो आप क्या लिखोगे? इस पर लगने वाले फोर्सेस दिखाओगे तो इस पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा, बोलो हाँ। नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, और क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो आप सूडो में क्या करते हो, सिस्टम के एक्सेलरेशन को उलट करके उस बॉडी को दे देते हो, तो इस पर ऊपर की तरफ एक m इंटू ए फोर्स लगेगा और आपके रिस्पेक्ट में ये व्यक्ति जो है वो इक्विलिब्रियम पर है। इसका मतलब है ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे? एम ए प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। अब यहां से नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, यानी नॉर्मल की वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम इंटू जी माइनस ए। नॉर्मल केस में जब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही होती है उस केस में हम m इंटू जी लिखते हैं। तो ये जो g माइनस ए है वही g इफेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई फ्रेम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो हम क्या बोल देंगे? g इफेक्टिव g प्लस से। और अगर कोई फ्रेम नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे? g इफेक्टिव g माइनस से। क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो एक सवाल करेंगे। पहले बेसिक सवाल है कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट छोड़ो, मान लो एक पुली है, एक पुली है और इस पुली से हमने दो ब्लॉक लटका रखे हैं, एक m मास का है एक 3m मास का है। मैंने बोल दिया ये जो पुली है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है g/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये जो पुली है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है कितने से? g/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आप बता दो कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा?
2mg/3 mg/4 बोल 4mg/3 क्या कह रहा है? हाँ 2mg/3 हाँ पीछे 2mg। देखो अगर ये पुली एक्सेलरेट कर रही है कितने से g/6 से, तो एक काम करो, कुछ ऐसा इमेजिन कर लो कि पुली जो है वो एक लिफ्ट में है। ये पुली जो है वो क्या है, एक लिफ्ट से अटैच है, और लिफ्ट ही एक्सेलरेट कर रही है g/6 से, तो पुली भी एक्सेलरेट करेगी g/6 से। बोलो हाँ, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में मुझे एक बात बताओ, क्या हम g इफेक्टिव का केस यूज कर सकते हैं? अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है g/6 से, तो आपका जो g इफेक्टिव हो जाएगा वो g प्लस g/6 हो जाएगा। बोलो हाँ, ये तुम्हारा हो जाएगा 6 और 1 7 g/6। अब आप इस केस को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो यहां बैठ करके। आपके लिए जो g था वो g/6 हो चुका है, आपके लिए जो पुली है वो रेस्ट पे हो चुकी है। बस आपने क्या कर दिया है, g को चेंज कर दिया। जैसे ही g को चेंज कर दिया सारी चीजें वो हो गई, रेस्ट पे आ गई। अब वो कोई एक्सीलरेट नहीं कर रही है, पुली आराम से बैठी है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बस सिंपल सा आपको सॉल्व करना है। अगर g/6 7g/6 आ गया तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, कितना बताओ? 3m इंटू 7g/6 3mg, और इस पे क्या लग रहा होगा बताओ? m इंटू 7g/6। चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास से क्या मिल जाएगा हमको? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हालांकि तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 2m1 m2 इंटू g इफेक्टिव अपॉन m1 प्लस m2, जिसको टेंशन का फॉर्मूला कहते हैं इस केस के लिए बस। लेकिन उतना हमको नहीं करना है, कितने फॉर्मूले रटोगे, कंसेप्ट से चलो। तो क्या बोला मैंने? चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स से हमको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बोलो, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स में आपका ये जो था g की वैल्यू वो तो कॉमन थे, तो 3m माइनस m कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2m डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा? 4m हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? m ने m को मार दिया, 2 ने 4 को कितनी बार में मार दिया? 2 बार में मार दिया। तो 7g/12 ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सीलरेशन हो जाएगा सिस्टम का। और किसी भी बॉडी का एफबीडी बनाओ, सॉल्व करो। इस बॉडी को देखोगे तो ये ऊपर जा रहा होगा, चलाने वाला फोर्स टेंशन होगा, रोकने वाला फोर्स क्या होगा? 7mg/6 होगा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होगा। तो इसको चलाने वाला फोर्स लिखोगे t माइनस रोकने वाला फोर्स, बोलो क्या लिखोगे? 7mg/6 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। मास m था और एक्सीलरेशन तुम्हारा सिस्टम का है 7g/12 7mg/12, यानी कि जो टेंशन हो जाएगा वो जुड़ जाएगा। एलसीएम तुम 12 ले लोगे, 6 दूना 12 7 दूना 14 mg प्लस 7 mg, यानी कि टेंशन की जो वैल्यू हो जाएगा 7 4 11 21 mg/12। 3 से कटा दोगे, 3 7 21 3 चौक 12। 7 mg/4 का जो होगा वो क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा। रस्सी में कितने लोग आ गया था? 1 2 3, बहुत बढ़िया, 4। क्लियर है? बोल। नहीं रहेगा, एवरेज रहेगा। और टेंशन नहीं, एक्सेलरेशन बोला है मैंने। हाँ कैसे रहेगा टूटी? एक्सेलरेट कब करेगा वो? और टेंशन, हाँ टेंशन टूटी रहेगा, पुली मासलेस है। बोल। हाँ वही तो, टीटी टूटी रहेगा। क्या? कैसे गलत आएगा? अच्छा इसी सवाल को देखो और कैसे करेंगे। इतना ताम जब हमको जी इफेक्टिव वाला भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला है, यहां का जो एक्सेलरेशन होगा इन दोनों का एवरेज रहेगा। बोलो हाँ, इन दोनों का क्या रहेगा? एवरेज रहेगा। अब क्योंकि ये रस्सी एक ही है तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन तो सेम ही रहना है। इस रस्सी का एक्सेलरेशन क्या रहना है? सेम ही रहना है। तो इन दोनों का एवरेज अगर वहां पर है तो अगर वो g/6 है, एक सेकेंड, लेकिन वो एक्सेलरेट भी तो कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम। हाँ क्या कह रही? पुली एक्सेलरेट कर रही है ना?
नहीं रहेगा। कैसे रहेगा तो खुद सोच। पुली पुली अगर एक्सेलरेट कर रही है इसका मतलब है पुली पर कुछ फोर्स लग रहा होगा। बिना फोर्स लगे तो पुली एक्सेलरेट नहीं कर सकती ना, कोई मासलेस चीज कैसे एक्सेलरेट करेगी। ये आई बात समझ में? चलो आगे बात करते हैं। हाँ बताइए। सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या कह रही है? 7g/12 आया ना। हाँ, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। चलाने वाला फोर्स ये, रोकने वाला फोर्स ये, अपॉन टोटल मास 4m। हमेशा यही लगता है और क्या लगता है? एक और सवाल करेंगे। एक और सवाल क्या कह रहा है हमारे सामने, लिखो एक सवाल। A bead of mass m is attached to one end of a spring of natural length r. A bead of mass m, a bead of mass m, a bead of mass m is attached to one end of a spring of natural length r. A bead of mass m is attached to one end of a spring of natural length r. A bead of mass m is attached to one end of a spring of natural length r with a spring constant, with a spring constant, with a spring constant k is equal to √3 plus 1 √3 plus 1 mg upon r, √3 plus 1 mg upon r. √3 plus 1 mg upon r, √3 plus 1 mg upon r. The other end of spring is fixed at a point A. The other end of the spring is fixed at point A on a smooth vertical ring of radius r. 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 On a smooth vertical ring of radius r, as shown in the figure. As shown in the figure. क्या पूछ रहे हैं हमसे? The normal reaction on bead, the normal reaction on bead, the normal reaction on bead just after it is released to move. The normal reaction on bead just after it is released to move.
बोलो भैया। हाँ 81 MR/68 ये कह रहा है। है बोलो, कराना है। देखो कह रहा है कि एक वर्टिकल रिंग है, एक वर्टिकल रिंग है और इस रिंग पर हमने एक बीड जोड़ दिया है। किसके सहारे? एक स्प्रिंग के सहारे, जिस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जो है वो r है। अब ये रही आपकी स्प्रिंग और यहां पर आपने लगा दी है बीड। इस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ कितनी थी? वो r थी। तो अभी तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में नहीं है, इतना हमको पता चल रहा है, क्योंकि ये r तो नहीं है, r से ज्यादा है। r से कितना ज्यादा है कौन बता देगा? बस मुझे स्प्रिंग फोर्स तो ठीक है, बाद की बात है। मुझे ये जानना था कि r से कितना ज्यादा है, ये कितने लोगों ने निकाल लिया था, या इसकी लेंथ कितनी है, बस ये कितने लोगों ने निकाल लिया था। ये लेंथ कितनी है, ये वाली, ये लेंथ कितनी है? क्या कह रहा? r√3। ओके हाँ बेटा समीर, कितनी लेंथ है वो? नहीं पता चल पाया, चलो कोई बात नहीं। एक सवाल देखो, एक सवाल है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल है, एक सर्कुलर पाथ है ना समीर? यहां से एक पार्टिकल, यहां से एक पार्टिकल थीटा डिग्री चल दिया, यहां पर पहुंच गया। क्या तुम इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? कितना लिखोगे? एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? यही है। तो तुम इसकी लेंथ नहीं निकाल पा रहे हो, इसकी लेंथ तुम नहीं निकाल पा रहे हो। ये बोलो काहे नहीं निकाल? ये बुद्धि कब आएगी? जब मैं तुमसे सर्कुलर मोशन का सवाल पूछूंगा तभी तुम लगाओगे वो अप्रोच। फिर क्यों फिजिक्स पढ़ रहे हो? रटो फिर फिजिक्स बैठ करके। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? तो ये तुम्हारा एंगल कितना दिया गया था? ये वाला एंगल तुमको 30 दिया गया था। ये तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये 30 बना तो ये भी 30 बना, 30 60 हो गया, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया आपका? 120 डिग्री हो गया है। मतलब कि ये यहां से यहां तक एक डिस्प्लेसमेंट के तौर पर देख सकते हो, तो इसकी लेंथ पता चल जाएगी तुमको। ये वाला रेडियस को आप आर कहते हो, तो वो हो जाएगा आपका कितना? 2r sin θ/2 ये लेंथ हो जाएगी। और sin θ/2 मतलब कि 120 था ना, साइन 120/2 मतलब कि साइन 60 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 2r sin 60 की जगह पर √3/2, दो ने दो को मार दिए, कितना हो जाएगा? r√3। इतनी लेंथ है। चेंज कितना हो गई है? क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स लगता है वो चेंज पे लगता है, तो चेंज कितनी हो गई है? लेंथ चेंज हो जाएगी आपकी। जो डेल्टा x निकालोगे वो निकाल लोगे r√3 - r, यानी कि चेंज इन लेंथ हो जाएगा। r कॉमन कर लोगे तो √3 - 1। तो आपका जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कितना लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स F = हम kx लिखते हैं, और k की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? k की वैल्यू √3 + 1 mg/r। तो k बोले तो √3 + 1 into mg/r मल्टीप्लाइड बाई r इंटू √3 - 1। r ने r को मार दिया। a + b a - b जो होता है वो होता है a² -
बी स्क्वायर, यानी कि रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कि 3 माइनस 1 बोले तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो एफ हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स वो हो जाएगा आपका 2mg। ये क्या बात समझ में आ रही है सबको? स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा 2mg। नहीं आया? अरे क्लियर है? स्प्रिंग की लेंथ कितनी है? ये r√3 और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी थी r थी। तो क्या इस बीट पर, यहां पर एक बीट है, समझो बात को, तुमसे बेसिकली क्या पूछा गया है? नॉर्मल फोर्स पूछा गया है। स्प्रिंग नॉर्मल फोर्स कौन लगाएगा? ये रिंग लगाएगी। और नॉर्मल फोर्स कैसे लगाएगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और परपेंडिकुलर कहां से जाएगा? सेंटर से जाएगा। किसी भी गोली चीज पर परपेंडिकुलर कहां से जाता है? सेंटर से जाता है। तो अगर तुमसे नॉर्मल फोर्स पूछा गया है तो तुमसे ये पूछा गया है, ये समझो बात को। पहले तो कंसेप्ट समझो, कितने पूछा क्या गया है? तुमसे ये पूछा गया है कि नॉर्मल कितना लग रहा होगा रिंग के द्वारा। अब वो नॉर्मल निकालने के लिए आप इसको लगने वाले सारे फोर्सेस देखोगे, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है एक्स्ट्रा। तो एक लग रहा है आपका स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग खींची हुई है तो स्प्रिंग अपनी तरफ एक फोर्स लगा रही होगी। और एक लग रहा होगा क्योंकि वर्टिकल स्प्रिंग है, ऐसे सॉरी वर्टिकल रिंग है, ऐसे रिंग रखी गई है, तो एक इस बीट पर नीचे की तरफ mg भी लग रहा होगा। बोलो हाँ। और इसका ये वाला और इसका ये वाला जो मिल के जाएगा वही नॉर्मल बैलेंस कर देगा। नहीं तो ये बीट जो होती है वो ऊपर उछल जाती है, नीचे धंस जाती। हाँ या ना? तो हमने पहले स्प्रिंग फोर्स निकाला कि स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना का लग रहा है? 2mg का लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? k इंटू चेंज इन लेंथ। k तुमको पहले से दिया गया है, चेंज इन लेंथ तुमने निकाल लिया, ये तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स हो गया। नीचे की तरफ तुम्हारा mg लग रहा होगा। mg का अब समझना है बात को कि हमने एंगल पहले समझो। ये वाला एंगल कितना है बताओ? अरे ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ लगाओ लगाओ, सब बुद्धि सबको लगाना है, मेरे करने से तो हो ही जाएगा। कितना होगा? 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। कैसे 30 होगा? एक काम करो, इसको ये वर्टिकल डाउनवर्ड होता है तो इसको ऐसे कर दो, तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है। जिस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल जो 90 है, यानी कि ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और इस टोटल एंगल के 60 होने में ये वाला एंगल अगर 30 हो गया है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 ही हो जाएगा। तो आपके स्प्रिंग फोर्स का cos 30 और mg फोर्स का cos 30 मिल करके नॉर्मल प्रोवाइड कर रहे होंगे, हाँ या ना? क्लियर है? स्प्रिंग फोर्स का cos 30, स्प्रिंग फोर्स का cos 30 बोलो कितना हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स का cos 30 बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स का cos 30 जो होगा वो हो जाएगा 2mg का cos 30। 2mg का cos 30 बोले तो रूट में 3/2 प्लस mg का cos 30, mg का cos 30, mg इंटू रूट में 3/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? नॉर्मल। यही हमसे पूछा गया है। यहां से 2 ने 2 को मार दिया है। और ये काम करो, एलसीएम ही 2 ले लो, मत काटो। एलसीएम 2 ले लोगे तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा कितना? 2√3mg और प्लस में रूट में 3mg। एक काम, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? 3√3mg/2। सही है? ठीक, छापो।
ठीक है, चलो एक और सवाल करेंगे। कह रहा है कि इफ मास कैपिटल M इज इन इक्विलिब्रियम, if mass capital M is in equilibrium and all the surfaces are smooth, then find the reading of the spring balance. मास m जो है वो इक्विलिब्रियम में है, सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, तो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बतानी है। ना न्यूटन के टर्म्स में दिया है, न्यूटन। हाँ नहीं, एम को इक्विलिब्रियम में बोला है तो बुद्धि क्यों लगाता है? जितना बोला जाए उतना समझना। सिर्फ एम को इक्विलिब्रियम में बोला, ये कहाँ कह रहा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? वो खुद ना बोल देता। पल्लवी कितना आया? आया ही नहीं। हाँ ना, हाँ बता। 12 न्यूटन, 12 सही है। और 20 आ रहा है, कैसे किए बताना थोड़ा, बोलो कैसे करें?
और बेटा तनी सा देखो, मैं करा रहा हूं, आया 12 है। देखो इस 2.5 किलो पर फोर्स लग रहे होंगे। कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे समझना। तो 2.5 किलो पर सबसे पहले आपने mg sin थीटा लगाया होगा सवाल देखते ही। mg sin थीटा बोले तो 2.5 g के जगह पर 10 और sin थीटा sin 37 बोले तो कितना हो जाएगा 3/5। ये हो जाएगा आपका कितना 0.5 और 5 या 15 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा नीचे की तरफ, जो कि किसी काम का नहीं है। हमें सवाल को समझने की आदत डालनी चाहिए। आपने सवाल देखा नहीं, mg sin थीटा लगा दिया। सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, m इक्विलिब्रियम में है, सारे सरफेस स्मूथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी इक्विलिब्रियम में है। ये नीचे की तरफ सरकेगा, नीचे की तरफ क्या करेगा सरकेगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये क्यों इक्विलिब्रियम है पहले समझो। तो क्या इस पर फोर्स नहीं लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं। कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है इसके द्वारा लगाया गया नॉर्मल। इस पर फोर्स क्या लग रहा है, इसके द्वारा लगाया गया, और ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट होगा, जितना लग रहा होगा उतना ही स्प्रिंग इस पर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, इसलिए ये मास जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, बोलो हाँ। और नॉर्मल कितना लगेगा, अरे नॉर्मल कितना लगेगा mg cos थीटा, कितना लगेगा mg cos थीटा। तो नॉर्मल निकालो ना तुम, mg sin थीटा देखे नहीं किसी से, mg sin थीटा ले, उसके बाद क्या कुछ पता ही नहीं है। mg cos थीटा, mg बोले तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25 और cos थीटा बोले तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 4/5। 5 पंजे 25, 5 चौक 20। 20 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा होगा, लग रहा होगा। ये एंगल 37 है तो ये वाला एंगल भी 37 होगा। अगर ये वाला एंगल 37 है तो फिर ये वाला एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा 53। तो नॉर्मल का cos 53 स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग के बराबर होगा, बोलो हाँ। यानी कि नॉर्मल बोले तो 20 का cos 53 कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/5, 5 चौक 20, 4 तिया 12 न्यूटन विल बी और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग। क्यों, क्योंकि ये जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब क्यों इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, तो इधर वाला फोर्स आएगा कहां से, नॉर्मल का कंपोनेंट। नहीं आया, क्या कह रही है, किसकी तरफ, हाँ हाँ क्या कह रहा है, कौन और हटा दी, सडन हटा दिया, हाँ एरो कैसे हटाएगा इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे तूने इसको छोड़ा है ना, यहां से छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया तो इससे सरक रहा था, सरक रहा था, तूने बोला छू मंतर, अचानक से गायब हो गया ये मास। अचानक से गायब हो गया तो उस समय पर इस स्प्रिंग में कंप्रेशन था जो कि 12 न्यूटन का था, तो अब ये 12 न्यूटन से इसको पुश कर देगी। अचानक से खड़ाक से ना गायब करेगा, तो जैसे रस्सी काट देते हैं खड़ाक से ना, वैसे गायब करना होगा तुझे इसको, तब जाकर के मूव करेगा आगे की तरफ। लिखेंगे एक और सवाल,
Two blocks of masses m1 and m2 are in equilibrium. Two blocks of masses m1 and m2 are in equilibrium. Two blocks of masses m1 and m2 are in equilibrium. Are in equilibrium. The block m2 hangs from a fixed smooth pulley. The block m2 hangs from a fixed smooth pulley. The block m2 hangs from a fixed smooth pulley by an inextensible string. By an inextensible string. By an inextensible string. By an inextensible string. That is fitted with a light spring of stiffness K. That is fitted with a light spring of stiffness K. That is fitted with a light spring of stiffness K. That is fitted with a light spring of stiffness K, as shown in the figure. As shown in the figure. Neglecting friction and mass of the string, 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 find the acceleration of the bodies, find the acceleration of the bodies just after S is cut. Just after S is cut. Just after S is cut. क्या कह रहा है? 0 हाँ सही है. हाँ नहीं है. क्या M1 क्या कह रहा है? M2G by M1 और M2 का
सही है। आ गया भैया? नहीं आया? आ गया। देखो अभी ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब आया, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होगा कि इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, कितना, m2g। तो क्या उस इंस्टेंट पर इस रस्सी में भी m2g लग रहा होगा? बोलो हाँ। और रस्सी 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 रस्सी, तो इस स्प्रिंग में भी तुम्हारा m2g लग रहा होगा? बोलो हाँ। क्लियर है? तो क्या इस रस्सी में, सुनना ध्यान से, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या इस रस्सी में तुम्हारा m2g का टेंशन होगा जब ये रुका हुआ होगा? अब जैसे ही आप इस रस्सी को कट करोगे तो इस रस्सी का टेंशन 0 हो गया, लेकिन इस रस्सी का थोड़ी ना हुआ है, आपने जिसको कट किया है उसका तो टेंशन 0 हुआ। वो इसलिए तुमसे हमेशा पूछता है जस्ट आफ्टर द कटिंग, उस इंस्टेंट पर। तो उसी इंस्टेंट पर आपकी इस रस्सी का टेंशन 0 हुआ होगा, इस रस्सी का थोड़ा टेंशन 0 हुआ होगा। तो इस रस्सी में तुम्हारा अभी भी m2g होगा, चलाने वाला फोर्स। इसको रोकने वाला फोर्स कोई है क्या? अब पहले रोक रहा था m2g टेंशन की वजह से, लेकिन अब तो नहीं रोकने वाला है। तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपन मास, तो इसका एक्सेलरेशन तुम्हारा हो जाएगा m2g अपन m1। ये मैं तुम लोग को हो गया है अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट पे। मैं तुम लोग से सवाल करा रहा हूं, इक्विलिब्रियम का सवाल नहीं कर रहे हो। इस रस्सी के बारे में बताओ, तो इस रस्सी में अभी भी m2g 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 ऊपर m2g नीचे, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये मत कर बात। कह रहा है कि सिस्टम जो है वो इनिशियली इक्विलिब्रियम में है। व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ m2? m2 बोले तो 3 kg।
व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ m2 जब ये नीचे वाली रस्सी को कट कर दिया गया। -5 बताओ। 5 5 5 5 5 आ गया, सबका आ गया, आया पीछे आ गया, 5 आ गया सबका। ठीक, इधर आ गया। सुमित आया तेरा? कल गायब कहाँ था तुम? देखो, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नीचे की तरफ तुम्हारा 90 लग रहा होगा, तो इस रस्सी में टेंशन भी तुम्हारा कितना होगा? 90 का ही होगा। और अगर इस रस्सी में 90 का होगा तो इधर 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 कितना चला जाएगा? 45। इस स्प्रिंग से कोई रट्टा नहीं है, देखने के लिए बस लगाई गई है 45। तो ये भी तुम्हारा कितना? 45। तो फिर इस रस्सी में तुम्हारा कितना होगा? 30। और नीचे की तरफ सवाल करा है क्या मैंने पहले? ये हाँ कराया तो है, मुझे लग रहा है। नीचे की तरफ 30 होगा और नीचे की तरफ इस रस्सी में टेंशन कितने का होगा? 15 का होगा। जैसे ही रस्सी कट करोगे ये 15 खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा? ऊपर का 45, नीचे का 30, यानी कि नेट फोर्स आपका कितने का हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। मास को तुम्हारा कितने का है? 3 का है, यानी कि एक्सेलरेशन तुम्हारा कितने का हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है सबको? आ रहा है समझ में? ठीक, ठीक है। एक और फोर्स के बारे में हमको पढ़ना है। अब इन सब फोर्सेस का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज के तौर पे हम समझेंगे। एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हमने पढ़ लिया है। जिनने अभी तक लेक्चर नहीं लिया है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का, यूट्यूब पे डला हुआ है, जाकर के ले लेना, ठीक है। तो मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखाया था क्या उसमें? सारे एक्सेलरेशन पढ़ाए हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता क्यों है, पहले ये समझो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आता है भैया? बताओ बताओ बताओ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज की वजह से क्या आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से क्या आता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और नेट एक्सेलरेशन इन्हीं दोनों का क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट होता है। अगर मैं तुमसे कह दूं कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन पर a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से चल रही है, तो मुझे बताओ कौन सा एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज बदलेगा?
कौन सा एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज बदलेगा? कौन सा एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज बदलेगा टाइम के साथ? चलो मैं अब बोलता हूं, और उस इंस्टेंट पर उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज बदलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज बदल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलो हाँ। कैसे बदल जाएगा भाई? टेंजेंशियल कैसे बदल जाएगा? तुरंत बोल देता है, कुछ सोचता हो नहीं है तो, और फिर बोलेगा कि सर ये कैसे वो कैसे। टेंजेंशियल कैसे बदल जाएगा? मैंने कब बोला कि नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज से तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट रहेगा। अगर आपकी वेलोसिटी हर सेकंड 3 की बदल रही है तो आपका एक्सेलरेशन 3 का होगा। लेकिन उस केस में भी आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बदलेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो क्या हर एक इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड वाइज? बोलो हाँ। अरे हाँ या ना? v बराबर क्या लिखते हैं? u प्लस at लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो क्या हर इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? और हर इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या हर इंस्टेंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है? बुद्धि लगा ले, अगर ऐसा नहीं कि सब नहीं कराए हैं। हर इंस्टेंट पर चेंज होने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल चेंज होगा क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल आया है। अगर टेंजेंशियल नहीं आया होता तो सेंट्रीपिटल मैग्नीट्यूड वाइज चेंज नहीं होता। क्या अगर टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल को मैं 0 कह दूं, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू 0, तो क्या मैं कह सकता हूं ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू कांस्टेंट? क्या अगर ए टेंजेंशियल को मैं 0 कह दूं तो क्या मैं कह सकता हूं ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू कांस्टेंट? हाँ सोच सोच सोच। बोलो बोलो। हाँ क्या करिए? नहीं होगा क्यों? तो सेंट्रीपिटल मैं 0 थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बोलो कह सकते हैं नहीं कह सकते? मत बतिया, बोल। हाँ बता। नहीं होगा, बोल। नहीं बोल, सोच रहा है, सोच। होगा, ए सेंट्रीपिटल कांस्टेंट होगा। होना चाहिए, ओके। नहीं होगा, ओके। कॉन्फिडेंस ला रहा है तू? हाँ पक्का? ए टेंजेंशियल 0 है ना? ए टेंजेंशियल मैंने क्या बोल दिया है? अरे ए टेंजेंशियल 0 बोला है ना? क्या कह रहा है, होगा कि नहीं होगा? ये तो ही होता है, ऐसे ऐसे गेम थोड़ी ना चलता है। कहा? अबे तो बोला तो है, ये क्या लिखा है मैंने? अबे तो जो मैंने यहां पे लिखा है उसी चीज को मैंने दूसरे पन्ने पे लिखा है बस। मैं तुझे फिजिक्स सिखा रहा हूं, समझो बात को। ए टेंजेंशियल अगर हमारा 0 है तो वेक्टर ए सेंट्रीपिटल विल बी नॉट कांस्टेंट।
क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा उसका जो डायरेक्शन होगा वो कहां की तरफ होगा। तो अगर आपका पार्टिकल यहां पर है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, लेकिन अगर आपका पार्टिकल यहां पर है तो उसका सेंट्रीपिटल इधर की तरफ होगा। अगर यहां पर है तो फिर इधर की तरफ होगा, इधर यहां पर है तो इधर की तरफ होगा, यहां पर है तो इधर की तरफ होगा। यानी कि हर एक इंस्टेंट पर उसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना, हर एक इंस्टेंट पर उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंड वेक्टर दोनों चीज से बदलता है, वेक्टर बनता ही है दो चीज से, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीज से बनता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। आप कोई भी एक चेंज कर दोगे वेक्टर चेंज हो जाएगा। कहां मैंने मॉड लगाया है, क्या बोला था? अभी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा, मैं रिकॉर्ड का भी कर रहा हूं, बता रहा हूं। और मैं इसको अभी फंसाने के लिए मैं अगले पन्ने पर वही लिखने वाला था, ये लिखने वाला था मैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर ए टेंजेंशियल 0 है तो ये हमेशा ही कांस्टेंट ना रहे, तो कांस्टेंट भी रह सकता है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। अगर ए टेंजेंशियल 0 है तो मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सर ए सेंट्रीपिटल भी 0 कर दिया, अब तो सब कुछ ही कांस्टेंट। ए सेंट्रीपिटल 0 कैसे होगा, होगा ही नहीं। तुम्हारे पास अगर वेलोसिटी है, चल रहे हो तो तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये आता ही है डायरेक्शन के चेंज की वजह से। समझो बात को, क्या कह रहे हैं हम? तो मैंने बोला कि ए सेंट्रीपिटल कांस्टेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछ दूं कि ए टेंजेंशियल 0 है तो बताओ इसके बारे में क्या कहोगे? तो इसके बारे में तुम कहोगे कि ये कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। इसमें क्या जाता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कांस्टेंट नहीं है। इसमें क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तुम्हारा कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टेंजेंशियल 0 है, टेंजेंशियल 0 है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मैग्नीट्यूड वाइज, यानी कि v²/r कांस्टेंट रहेगा। हाँ या ना? इतनी बातें क्लियर है? तो जब भी कोई एक बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस बॉडी पर लगता है, क्यों लगता है? बॉडी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो अगर किसी इंस्टेंट पर बॉडी के पास वेलोसिटी भी रही हो तो उस समय पर इस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लिख देते हो, मैग्नीट्यूड जो होता है वो हो जाता है v²/r। ये लगेगा ही लगेगा। और इस एक्सेलरेशन की वजह से अगर कोई व्यक्ति ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अब इस एक्सेलरेशन की वजह से अगर कोई व्यक्ति ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है तो वो बताएगा कि इस बॉडी पर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी पॉइंट के ऊपर चढ़ करके देख रहा है तो वो बोलेगा कि बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों एक ही फ्रेम से नहीं देखे जा सकते, ये दोनों फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं। तो ये नहीं बोलेगा कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इधर उधर नहीं जा रही है क्योंकि सेंट्रीपिटल बराबर सेंट्रीफ्यूगल, ऐसा नहीं होता है। वो फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स हैं। अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो आपको सेंट्रीपिटल दिखाई पड़ेगा, अगर आप उसी बॉडी पर बैठ करके देखोगे तो आपको सेंट्रीफ्यूगल दिखाई पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में थे तो आपको एक फोर्स दिखाई पड़ा, आपने अपने एक्सेलरेशन को सिस्टम का एक्सेलरेशन को दे दिया इधर की तरफ, इसका मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगल फिर कौन सा फोर्स कहा जाएगा? अरे सेंट्रीफ्यूगल कौन सा फोर्स कहा जाएगा? सूडो फोर्स कहा जाएगा। कौन सा फोर्स कहा जाएगा? सूडो फोर्स कहा जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल इज नॉट रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल इज सूडो फोर्स। नहीं आया समझ में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने कब लगाया? जब हम उसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में थे, और क्योंकि हम भी चल रहे थे तो हमारा एक्सेलरेशन इधर की तरफ था, हमने अपने सिस्टम के एक्सेलरेशन को उस बॉडी को उलट करके दे दिया, तो जब दे दिया तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगने लगा। तो जब आपने सिस्टम के एक्सेलरेशन को बाहर की तरफ दे दिया है, फिर इसका मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है? सूडो फोर्स लग रहा है, अपने डायरेक्शन में उल्टा कर दिया एक्सेलरेशन का। तो सेंट्रीफ्यूगल इज सूडो फोर्स, ये आभासी बल है, लेकिन सेंट्रीपिटल इज रियल फोर्स,
वो अब ग्राउंड फ्रेम से जो भी देखी जाएगी वो रियलिटी देखी जाएगी। तो ग्राउंड फ्रेम से देखा गया फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल होगा। सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा है, जिस लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाके लेक्चर ले लेना, 2-3 शायद लेक्चर हैं उसके। तो आपका जो F सेंट्रीपिटल हो जाएगा बस वही मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड मास इज, अगर इस बॉडी का मास m है, इनटू एक्सेलरेशन बोले तो A सेंट्रीपिटल, एंड दैट विल बी इक्वल टू m इनटू v स्क्वायर बाई r। ये हो जाएगा किसी भी बॉडी पर लगने वाला सेंटर की तरफ फोर्स, जिसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। और ये फोर्स लगेगा ही लगेगा अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो। अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं भी कर रही है, मान लो कि एक बॉडी जो है ये ऐसे गई और ऐसे इस पहाड़ से उतर कर कैसे चली गई, तो इस पहाड़ का जो कर्वेचर होगा, इस कर्वेचर की वजह से भी इस बॉडी पर इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, और उसको हम सेंट्रीपिटल ही बोलेंगे। यानी कि अगर कोई बॉडी एक कर्व पाथ पर भी चल रही है तो भी उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई एक बॉडी कैसे पाथ पे चल रही है, सर्कुलर कर्व पाथ पे चल रही है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स हम लगा सकते हैं, हाँ या ना? लिखो। whenever a body moves on a circular path or a circular curvature, whenever a body moves on a circular path or a circular curvature, whenever a body moves on a circular path or a circular curvature, a force always acts towards the center of the curvature. A force always acts towards the center of the curvature. A force always acts towards the center of curvature. A force always acts towards the center of curvature, and that force is called centripetal force. And that force is called centripetal force. And that force is called centripetal force. F centripetal is equal to हो जाएगा तुम्हारा m into a centripetal, and centripetal acceleration is v square by r. ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो कल करेंगे।